एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया स्वस्थ और हमेशा खुश रहना चाहिए। आई नो कि एक तो कुछ समय ही ऐसा चल रहा है, पैंडेमिक का, महामारी का समय चल रहा है, देश और दुनिया में हाहाकार मची हुई है। परंतु देखिए, समय आज जैसा है वैसा कल नहीं रहेगा। कभी भी कोई चीज़ हमेशा नहीं रहती। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, चीज़ें सही हो जाएंगी। आपसे बस एक ही गुजारिश है कि अपनी पढ़ाई को सतत रूप से बनाए रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप भी फ्री बैठ जाएं। और गवर्नमेंट, आपको पता है कि यूपीएससी एक ऐसी संस्था है जो अपने काम को समय से करती है, ठीक है। पिछली बार पैंडेमिक के ही कारण उसने थोड़ा सा आगे शेड्यूल कर दिया था एग्जाम्स, पर इस बार का भी कुछ कह नहीं सकते। अगर कर भी दिए, परंतु वो ऐसे उसमें रहेगी कि हाँ भाई जल्दी से चीज़ें नॉर्मल हो और वो फटाफट एग्ज़ाम ले लेगी। तो आपको एग्ज़ाम कैंसिल हो या ना हो, आपको अपनी पढ़ाई को सतत रूप से बनाए रखना है। चलिए, आज के टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। हम बात करने वाले हैं लैटरल एंट्री के बारे में। आपने बहुत चीज़ें चर्चा में सुनी होगी। क्या यूपीएससी का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, क्या फिर आईएएस अब बिना पढ़ाई के भी बन रहे हैं, सीधी भर्ती हो रही है। तो ये सारी बातें, बहुत सारे भ्रम और भ्रांति आपने लैटरल एंट्री को लेकर सुनी होंगी। आज हम इसी के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, साथ ही साथ इसके माइनस अर्थात नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे और आपको कंक्लूजन बताएंगे कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स होने के नाते आपको किस तरीके से चीज़ें कंक्लूड करनी चाहिए। आप इसको जीएस पेपर 2 से भी अगर आप चाहें तो जीएस पेपर 2 से कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है लैटरल एंट्री को लेकर कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। चलिए, मोहित जी से कुछ बात करते हैं कि क्या है लैटरल एंट्री। देखिए, अभी हाल ही में क्या है ना, यूपीएससी ने अपने एग्ज़ाम भी इंटरव्यू भी पोस्टपोन कर दिए कुछ समय के लिए। तो बच्चों, दोस्तों आपको समय मिल गया होगा कि किस तरीके से हमें लैटरल एंट्री की तैयारी करनी चाहिए। वैसे तो काफ़ी सारे वीडियोस हैं इस पर, लेकिन काफ़ी लेंदी भी हैं और अच्छे से विस्तार से बताया भी नहीं गया है काफ़ी सारे। अगर हम बात करें तो देखिए, हम इन शॉर्ट में आपको बताने वाले हैं कि लैटरल एंट्री वास्तव में है क्या, क्या ज़रूरी है भारत के परिप्रेक्ष्य, यूपीएससी के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो क्या भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है या फिर पूरे विश्व में पहली बार ऐसा किया जा रहा है, या फिर विश्व में पहले भी ऑलरेडी दूसरे देश भी कर चुके हैं। इसमें हम बाद में बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं पहले लैटरल एंट्री के बारे में। देखिए, लैटरल एंट्री क्या है, जैसे कि हम जितने भी हमारे जो भारत सरकार में या फिर राज्य सरकारों में बड़े अधिकारी होते हैं, वो एग्ज़ाम के थ्रू जाते हैं और उसके बाद एक पर्टिकुलरली एज के बाद या फिर पर्सनली सर्विस करने के बाद वो सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी या फिर एडिशनल सेक्रेटरी के स्तर तक उनके पद तक पहुँच पाते हैं। लेकिन हाल ही में क्या है, सरकार उन पदों के लिए डायरेक्ट भर्तियाँ कर रही हैं कुछ बिना एग्ज़ाम दिए। तो देखिए, ये पहले क्वेश्चन का जवाब ये हो कि हाँ, ये क्या बिना एग्ज़ाम के जोड़ा जा रहा है। हाँ, तो ये दूसरा जवाब है कि हाँ, ये बिना एग्ज़ाम के थ्रू उनकी लैटरल एंट्री हो रही है। मतलब कि लैटरल एंट्री मतलब कि एक ऐसा होता है कि एक तो एंट्री होती है एक एग्ज़ाम के थ्रू, और दूसरा ये होता है कि एक दूसरे गेट से आना इनका, मतलब कि लैटरल पार्शियल एंट्री कहते हैं इसको, कि दूसरे गेट से इनका आना होता है। बैकडोर एंट्री होती है इनकी। लेकिन ऐसा नहीं कि सरकार किसी को भी भर्ती कर लेगी इसमें, ऐसा नहीं है। तो वैसे भी सर हमारे यहाँ चलन है, मंदिर में नहीं देखा आपने वीआईपी बैकडोर एंट्री वगैरह में ऐसा चलन आप सबने देखा होगा। तो अगर आप जनरली देखना चाहें तो आप इससे ध्यान रख सकते हैं, अगर थोड़ा एंजॉय में देखना चाहें। लेकिन ऐसा नहीं कि सरकार किसी को भी वीआईपी एंट्री दे देगी इसमें, ऐसा तो मैं मानता हूँ कि भारत सरकार ऐसा नहीं करेगी। देखिए, शुरुआत में क्या ना, चर्चा में क्यों है आजकल। वैसे तो लैटरल एंट्री से कुछ अधिकारी 2018 में भी चुने गए थे जब से मोदी सरकार आई है, और उससे पहले भी हिस्टोरिकल इसमें हुआ है कि जब से मनमोहन सरकार थी या फिर हम दूसरी सरकारों की बात करें तो उन्होंने भी कुछ पदों पर लैटरल एंट्री के थ्रू अधिकारियों को चयनित किया है। चलिए, जैसा कि हम जानते हैं कि पहली सरकारों में भी लैटरल एंट्री हुई, जैसे कि वर्गीस कुरियन के साहब, जिन्होंने अमूल में एक क्रांति लाई, श्वेत क्रांति के नाम से वो लेकर आए थे, वो उन्हीं के थ्रू श्वेत क्रांति हुई। और अगर हम बात करें कि हाल ही में क्यों चर्चा में है, देखिए, ये तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप जान ही लेंगे, लेकिन हाल ही में ये क्यों चर्चा में है। देखिए, 2018 में भी सरकार ने कुछ पदों पर नियुक्ति निकाली थी लैटरल एंट्री के थ्रू, लेकिन उस वक्त तक क्या होता था कि कैबिनेट के जो सचिव हैं या फिर और भी कोई मंत्री हैं, उनके थ्रू वो रख लेते थे कि भाई ठीक है, आप ही चयन करेंगे उन अधिकारियों का। लेकिन इसका विरोध किया जनता ने भी और विपक्षी पार्टी ने भी इसका विरोध किया कि ऐसे ही किसी को हम भर्ती कर लेंगे, वहाँ पे भाई भतीजावाद या फिर ऐसी कुछ नेपोटिज्म चलता वहाँ पे, या फिर किसी पक्ष को बढ़ावा ज़्यादा दिया जाता। लेकिन हाल ही में क्या है ना, 2018 के बाद से गवर्नमेंट ने ये कहा कि 2020 में कि हाँ ठीक है, हम यूपीएससी के थ्रू इनकी एंट्री करेंगे।
तो उसके बाद एक प्रोसीजर है, ठीक, ये आपको आपसे डीएफ मंगाया जाएगा, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भराई जाएगी। जो भी किसी भी फील्ड में व्यक्ति चाहिए हुआ, जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में हुआ, कृषि में हुआ, या फिर विज्ञान क्षेत्र में हुआ, साइंस में, टेक्नोलॉजी में चाहिए हुआ, कोई भी अधिकारी चाहिए, तो हम वहाँ से डीएफ भरवा लेंगे। उसके बाद उस एप्लीकेशंस का शॉर्ट लिस्टेड कर लेंगे। फिर उसके बाद उन शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद जो भी उसके लिए एलिजिबल होगा उसको हम इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। जैसा कि 2018 में 40 डायरेक्टर और 10 के लगभग आसपास जॉइंट सेक्रेटरी की ज़रूरत थी, लेकिन उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी में मेरे हिसाब से शायद 7 ही पद भरे गए थे, 3 अभी भी खाली हैं। तो अगर आपने देखा होगा कि 2021 में 3 ही पद आए हैं जॉइंट सेक्रेटरी के लिए, और लगभग 27 जो पद हैं डायरेक्टर के पद हैं। विभिन्न डिपार्टमेंट, बहुत से डिपार्टमेंट में और अलग अलग मंत्रालयों में वो पद भरे जाएंगे। तो देखिए, क्या सबसे बच्चों के मन में सवाल होता है, अगर कश्मीर जी मैं जान पाऊँ कि क्यों ऐसा कर रही है गवर्नमेंट, करने का कारण क्या हो रहा है, कि क्यों किया जाए, या फिर क्या इन शॉर्ट हम बात करें कि ज़रूरत है क्या लेटरल एंट्री की भारत को? बिल्कुल सही सवाल। पहले तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि ये चीज़ें सिर्फ हमारे देश में नहीं, और भी बहुत सारे देशों में हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन जी, साथ ही साथ अमेरिका में तो होता ही ऐसा। अमेरिका में अगर आप लेटेस्ट, वहाँ पे ऐसा होता है कि जब राष्ट्रपति जी बदलते हैं तो वो अपना प्रशासनिक विभाग भी चेंज करते हैं, अपने हिसाब से बदलते हैं। वो उनका एक माइंडसेट है कि प्रशासन, आप कह सकते हैं प्रशासन में वो लोग होते हैं जो नीति निर्माण में हेल्प करते हैं गवर्नमेंट की। तो उनका ऐसा मानना है कि वो सोचते हैं कि मेरे माइंडसेट से आए। जैसे अगर हमें कोई टीम भी बनानी हो तो हम बिल्कुल ये सोचते हैं कि मेरे तरीके से सोचने वाले कुछ लोग मेरे साथ हों, जो मेरी बातों को समझ सके, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या बदलाव चाहता हूँ, या फिर मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरी बातों को समझ सके। तो कुछ ऐसा परसेप्शन रखकर अमेरिका में ये सारी चीज़ें की जाती है। तो बिल्कुल हमारे देश भारत में ही ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ हमारे देश में ऐसी कुछ एंट्रीज हैं। जैसा मोहित जी ने आपको बताया कि हमारे देश में पहले से भी लेटरल एंट्री होती रही है। रघुराम राजन जी हो गए, या फिर श्वेत क्रांति के जनक जी ने हम बोलते हैं वर्गीस कुरियन, वो हो गए, और भी बहुत सारे लोग, हमारे एक्स प्रधानमंत्री जी माननीय मनमोहन सिंह जी भी कुछ इसी तरीके से आए थे पॉलिटिक्स में। आप कह सकते हैं पॉलिटिक्स में इस तरीके से आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। हाँ, कुछ इसी तरीके से एंट्री हुई थी। अब सर ने बोला है कि आप, अगर हम कहें कि समय की क्या मांग है, बिल्कुल देखिए, समय बदलाव चाहता है, समय की मांग भी आप कह सकते हैं कि लैटरल एंट्री के थ्रू एक गवर्नमेंट का नज़रिया है कि वो चाहती है कि पारदर्शिता आए, साथ ही साथ एक प्रोफेशनलिटी आए जी, पर्टिकुलर कि हाँ विशेषज्ञ, कि किसी क्षेत्र में एक विशेषज्ञता वाला इंसान होना चाहिए। देखिए, अगर हमें जर्नल, हम कोई किसी जर्नल ले लेते हैं, जर्नल लोगों को, जैसे आईएएस अधिकारी वगैरह होते हैं, वो एक जर्नल कह सकते हैं आप उनको, यानी कि उन्हें, मैं पहले भी आपसे कहती हूँ, एक आईएएस अधिकारी से सरकार या फिर यूपीएससी ये मांग नहीं करती कि उन्हें सब कुछ पता हो, हर क्षेत्र में वो एक्सपर्ट हो, पर उन्हें सब कुछ के बारे में कुछ ना कुछ पता हो, तो वो इस प्रकार के नॉलेज रखते हैं। परंतु कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी हो गई, या फिर अभी साइबर क्राइम आ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है साइबर क्राइम। तो इस तरीके की समय की मांग है कि कुछ इन तरीके के क्षेत्रों में, इस तरीके के मंत्रालयों में कुछ विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाए। तो सरकार के पहली मांग तो यही है कि कुछ विशेषज्ञ आएँ और इस तरीके की चीज़ें संभाली जाए। तो आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये, लेटरल एंट्री के थ्रू इस तरीके के लोगों को एंट्री दी जाएगी जो अपने क्षेत्र में किसी ना किसी तरीके से विशेषज्ञ हों। साथ ही साथ अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरे सरकार ने बोला है कि एक नई प्रतिभा निकल कर आएगी, क्योंकि देखिए, जो विशेषज्ञ होता है व्यक्ति, वो ठीक है एक क्षेत्र में विशेषज्ञ हो सकता है, परंतु वो जर्नल नहीं हो सकता कि जर्नल अवेयरनेस हो। अब वो किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञ है तो अब वो आईएएस का एग्जाम तो पास नहीं कर सकता। अब आईएएस के लिए तो जर्नल अवेयरनेस होने चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो क्या उसको फिर पर्टिकुलर वो जिस काम के लिए एक्सपर्ट है उसकी, वो फिर कैसे अपने नॉलेज को गवर्नमेंट तक पहुंचा सकता है या फिर देश के लिए प्रयोग कर सकता है। तो एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये हो जाता है कि इस तरीके के लोगों को मौका दिया जाए जो सिर्फ पर्टिकुलर अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल किए हुए हैं जी। साथ ही साथ हम एक ये बात भी कह सकते हैं कि लेटरल एंट्री की बात हम
अगर कहना चाहे तो अभी से नहीं उठ रही है, शुरुआत से ही बहुत सारी कमेटीज़ बनी जिनके द्वारा ये कहा गया है कि लैटरल एंट्री होनी चाहिए। और कुछ 1990 का एरा, 1991 का एरा रहा कुछ ऐसा इस तरीके का, उसमें ये भी कहा गया कि उस समय जिस तरीके से आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति की गई, एक टारगेट दे दिया कि इतने ही अधिकारी सेट किए जाएंगे, 50 समथिंग अराउंड समथिंग। तो हम कुछ ऐसी बातें देख सकते हैं कि जिस कारण से आईएएस अधिकारियों की कमी भी है। अगर हम इसमें डिटेल में चर्चा करना चाहें तो मोहित जी से पूछेंगे कि सर वो 1990 के एरा के बारे में कुछ बताइए। हाँ बिल्कुल, जैसा कि ना सवाल बड़ा आपने अच्छा किया कि 1990 एरा के समय की बात अगर हम करें तो उस वक्त क्या हुआ कि जब 1991 के रिफॉर्म्स किए गए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सोचा कि इस वक्त अब आईएएस अधिकारी हैं या फिर हम और भी अधिकारी के उनके समक्ष अधिकारियों की बात करें तो उनकी अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। वो सोच रहे थे कि टेक्नोलॉजी आएगी तो काम आसान हो जाएगा, लेकिन वो नहीं जानते थे कि भारत में ये पहली बार है टेक्नोलॉजी लाना या फिर ग्लोबलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन कि इससे मुसीबतें या फिर हम कहेंगे काम का बर्डन ज़्यादा बढ़ने वाला है उच्च अधिकारियों पे। तो उन्होंने ये नहीं सोचा। तो उस सोचने की कमी, मतलब कि उस सोच की कमी या फिर कहें कि उन अधिकारियों का भर्ती करना, ये कमी की वजह से आज ये हमारा भारत देश थोड़ा सा भुगत रहा है। कि उसके बाद क्या हुआ ना कि लगभग 2005 तक ही इतने अधिकारी भर्ती किए गए, आईएएस अधिकारी सिर्फ 55 के आसपास ही भर्ती किए गए। लेकिन हम बात करें 2012 के बाद से 180 के आसपास पद निकाले जाते हैं हर बार आईएएस अधिकारियों के लिए। तो लेकिन जो अब भर्ती हुए हैं अधिकारी, क्या वो इमीडिएटली सेक्रेटरी या फिर जॉइंट सेक्रेटरी या डायरेक्टर बनने के लायक हैं? ऐसा नहीं हुआ। कि ऐसा कहा जाता है कि सेक्रेटरी बनने के लिए, किसी विभाग के सेक्रेटरी बनने के लिए लगभग 30 से 32 साल की जो सर्विस है वो पूरी की होनी चाहिए, और डायरेक्टर पद के लिए लगभग 20-22 साल की सर्विस पूरी की जानी चाहिए। लेकिन जो अभी 2012 में भर्ती हुए, क्या वो 20 साल की अपनी सर्विस पूरी कर लेंगे? लेकिन ऐसा तो जो अभी डायरेक्टर पद के लिए अधिकारी चाहिए वो 2000 बैच के चाहिए, और उस वक्त तक कम अधिकारी भर्ती हुए थे। और कुछ अधिकारी जो भर्ती भी हुए थे, आईएएस अधिकारी भर्ती हुए थे, जो वो नहीं चाहते हैं कि केंद्र सरकार में आए। वो उनका एक अलग पर्सनल इंटरेस्ट होता है कि वो केंद्र सरकार में इतनी जल्दी नहीं आना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि डायरेक्ट जॉइंट सेक्रेटरी बन के जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो शुरुआत में अभी तो मेरे हिसाब से एक आयोग बैठता है जो सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त करता है। वो उसमें एक कंडीशन है कि 4 साल की सर्विस बची होनी चाहिए और 30 साल की सर्विस लगभग पूरी कर देनी चाहिए। अगर एक इम्पैनलमेंट होता है, उसमें इम्पैनलमेंट होता है, इसमें साफ साफ कहा गया है कि उस इम्पैनलमेंट का सदस्य हो, और वो सदस्य सिर्फ वो बन सकता है जिसने 2 साल लगभग डायरेक्टर के एज ए डायरेक्टर सर्विस दी हो सेंट्रल गवर्नमेंट में, और इम्पैनलमेंट में शामिल होने के लिए मैंने आपको बताया कि 2 साल तक लगभग डायरेक्टर पद पे सर्विस की हो, और 18 साल लगभग 20 साल लगभग उसने फील्ड में नौकरी की हो, मतलब कि सर्विस दी हुई हो। अभी जैसा कि हम जान पा रहे हैं कि क्या ये भारत के परिप्रेक्ष्य में या फिर भारत में पहली बार हो रहा है ऐसा। हमने मैडम से सब कुछ जान लिया कि ऐसा पहली बार नहीं। कि अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो मनमोहन सिंह जी हो गए, विमल जालान जी हो गए, और यहाँ तक कि सेकंड ARC में भी ये लिखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो कमीशन है उसकी रिपोर्ट में ये सब लिखा है कि हाँ थोड़ी से लेटरल एंट्री के थ्रू भर्ती की जानी चाहिए अधिकारियों की। जैसा कि मैडम ने बताया कि आज के सोशल मीडिया के लिए पूरी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। अब देखिए, कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सचिव बना दिया जाए और आईएएस अधिकारी बने, उसको स्पेशलाइजेशन तो है नहीं, विशेषज्ञता तो है नहीं उसके पास, लेकिन किसी ऐसा फील्ड का, जैसे कि मान के चलिए पेटीएम का कोई आए, या फिर अगर हम बात कर रहे हैं आजकल कैशलेस की बात कर रहे हैं कि पैसे हम ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग की बात करते हैं, तो उसमें एक आईएएस अधिकारी जिसने एक ज़िले में, एक मंडल में जाके सर्विस दी हो, उसे नहीं पता है टेक्नोलॉजी के बारे में, तो वो कैसे सर्विस करता है? ऐसे सचिव सर्विस कर सकता है? उसका तो मेरे हिसाब से वो पेटीएम का ही अच्छे से, पेटीएम का जो संस्थापक होगा या फिर उसका डायरेक्टर, CMD MD वगैरह होंगे, वो अच्छे से बता पाएंगे। लेकिन अगर बच्चों के मन में सवाल होगा सबसे ज़्यादा कि क्या ये ऐसे ही भर्ती कर रहे हैं। जैसे कि करिश्मा जी आपसे जानना चाहें कि क्या जो अभी लेटरल एंट्री हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है? UPSC के थ्रू हो रही है या फिर डायरेक्ट एंट्री हो रही है? मैं आपसे जानना चाहूँगा थोड़ा। हाँ बिल्कुल मोहित जी, आपने सही क्वेश्चन किया है कि बिल्कुल देखिए, जो लेटरल एंट्री, इस चीज़ का वहम आप अपने माइंड से निकाल दीजिए कि गवर्नमेंट अपने थ्रू कर रही है।
ये यूपीएससी के थ्रू ही हो रही है भर्ती, वो डीएफ भरवा रहे हैं। साथ ही साथ जो फाइनल इंटरव्यू लेंगे वो भी यूपीएससी के लोग ही लेंगे। आप इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी कि गवर्नमेंट अपने लोगों को, जैसे अमेरिका में होता है, इस तरीके की कोई चीज़ें नहीं है हमारे देश में। जी बिल्कुल। हाँ, अगर हम अब इसकी बात करें कि हमने गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू जैसे देख लिया सर कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू रख कर गवर्नमेंट लैटरल एंट्री कर रही है। अब हम इसका देखते हैं इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। इसका अगर हम आलोचनात्मक मूल्यांकन करना चाहें तो उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहली बात तो ये देखिए कि सबसे पहला प्रभाव यहाँ कहा जा रहा है कि जो हमारे आईएएस अधिकारी होते हैं या फिर गवर्नमेंट और प्राइवेट में सबसे पहला डिफरेंस तो कुछ ऐसा होता है कि जो प्राइवेट काम करते हैं लोग या फिर प्राइवेट फील्ड में वर्क करते हैं वो करते हैं प्रॉफिट के लिए जी, और जो गवर्नमेंट काम किए जाते हैं वो किए जाते हैं जनता की भलाई के लिए। तो प्राइवेट लोगों का माइंडसेट भी वैसा ही होता है जिस फील्ड से वो लोग आए हैं। साथ ही साथ अगर हम दूसरी बात करें कि जब हम इसमें भर्ती करेंगे तो कुछ आईएएस अधिकारी भी होंगे उस रैंक में, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, और कुछ प्राइवेट लोग भी आएंगे वहाँ पर। तो आपस में बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि दोनों के फील्ड अलग अलग हैं। कहते नहीं, जब आप जर्नल अपने घर में या फिर कहीं आप प्राइवेट जॉब्स में भी जाते हैं, चीज़ें आप देखते हैं कि आपस में बैलेंस बैठाना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा क्योंकि वो प्राइवेट सोच को लेकर काम कर रहा है और जो हमारे आईएएस अधिकारी हैं जो बड़े स्तर पर पहुँचे गए, ऐसे नहीं है कि सारी भर्तियाँ लैटरल एंट्री के थ्रू होंगी। तो जो हमारे आईएएस अधिकारी हैं, मैंने जैसे अभी आपसे कहा, वो एक ज़मीनी स्तर से जुड़ के काम करते हैं, लोगों से कांटेक्ट रहता है उनको, समाज की क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम्स है, तो वो उसी सोच को लेकर काम करते हैं। परंतु प्राइवेट में ऐसा कुछ चीज़ें नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि दोनों में बैलेंस बैठाना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और है, जो आईएएस अधिकारी हैं वो थोड़ा इस चीज़ को लेकर कि प्रमोशन को लेके कि हम ही क्यों इस पद पर नहीं जा सकते, तो उनको ये टेंशन हो रहा है कि भाई हमारा प्रमोशन, हमारी चीज़ें, हम क्या इस पद पर नहीं पहुंच सकते। क्योंकि आप सब जानते हैं, जैसे मोहित जी, ये चीज़ें होती है कि जो एक आईएएस अधिकारी है वो सबसे ऊपर, इस पद पर सबसे ऊपर कैबिनेट सचिव तक पहुँचता है। फ्यूचर पोस्ट होती है कि सेक्रेटरी बना जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो ये चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। साथ ही साथ अगर हम ऑल ओवर देखना चाहें, अगर कश्मीर जी, मैं छोटी सी एक बात ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे वो ये कि अगर हम सोच रहे हैं कि इस वक्त की जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो आने वाले समय में आईएएस बनेंगे, या फिर जो अभी स्टाफ है, जो अभी आईएएस अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, वो सोचते हैं कि हमारे लिए जॉब कम होती जा रही है। देखिए, आप अगर मान के चलिए 2005 में आप भर्ती हुए होंगे, 2005 बैच के आप आईएएस अधिकारी हैं, तो आप लगभग 20 साल की सर्विस आपको करनी पड़ेगी। 2025 तक तो आपको सर्विस करनी पड़ेगी एज ए डायरेक्टर बनने के लिए, और सचिव बनने के लिए तो आपको लगभग 2030 या 35 तक सर्विस आपको देनी पड़ेगी सर्विस। लेकिन अब आप ये सोचें कि इमीडिएटली आप लेटरल एंट्री के थ्रू हम अधिकारी ला रहे हैं तो आपकी सर्विस या फिर आपका पद जो है वो दूसरों के द्वारा लिया गया, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो आपके लिए वो पद आरक्षित है ऑलरेडी। अगर आप 2035 के बशर्ते कि आप अपनी सर्विस पूरी कर चुके हैं, कंडीशन पूरी कर चुके हैं, वो सिर्फ अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो सिर्फ इमीडिएटली रूप से ला रही है। इमीडिएटली जो पद खाली हैं, अभी डायरेक्टर के पद खाली हैं, 3 जॉइंट सेक्रेटरी के पद खाली हैं, क्योंकि उनको अधिकारी ही नहीं मिल रहे हैं उस बैच के, जो भी इम्पैनलमेंट के थ्रू उनकी एलिजिबिलिटी है उनको हो नहीं पा रही है। तो उनको आप अपने मन में से या फिर एस्पिरेंट्स के मन में से, दिमाग में से निकाल दीजिए कि आपका जो पद है या फिर आईएएस अधिकारियों के लिए पद है, सिविल सर्विसेज के लिए जो पद हैं वो कम किए जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी अपने दिमाग में से निकल आई। माफ़ कीजिएगा, मैंने आपकी बात रोकी थी, अगर आप नहीं, बिल्कुल सही आपने सर। देखिए, जो पॉइंट बच्चों को क्लियर करना, देखिए ये बिल्कुल आपके प्रश्न लाजमी हैं। पहली क्लियरिटी आपकी ये हो गई है कि यूपीएससी के थ्रू ही सारी भर्तियां हो रही हैं। दूसरी, प्रमोशन की आप टेंशन मत लीजिए। अब देखिए ना, आप एक छोटी सी बात बताइए कि 21 साल में बहुत से युवा हमारे सोचते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद, 21 साल 22 साल के बाद सोचते हैं कि तैयारी, हर कोई युवा या उसका परिवेश ऐसा नहीं होता कि वो 18 साल से ही तैयारी करनी शुरू कर दे, ग्रेजुएशन में आए तैयारी शुरू कर दे, या फिर 12th के बाद से ही नहीं होता। तब क्या एक लंबी जर्नी 20 साल, जैसे सर ने हमें पूरा एक्सप्लेन किया कि इतना हमारे पास जॉब 20 साल की इतनी जॉब होनी चाहिए, तो क्या फिर अगर आप छोटी सी बात बताइए कि क्या जो खाली पड़े पद हैं इतने वो नहीं भरे जाएं, वो ऐसे ही छोड़ दे गवर्नमेंट, बिल्कुल रहने दे, फिर वहाँ पर काम ना हो? अगर काम नहीं होगा फिर कैसे काम चलेगा? तो आप इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगर आप
जो क्राइटेरिया है केंद्रीय कैबिनेट सचिव तक बनने का, अगर वो क्राइटेरिया आप फुलफिल कर देते हैं तो आपके लिए भी कोई टेंशन नहीं है, आपको भी बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जो सोच समझ रखते हैं सरकार की वो ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि आप जनता से जुड़े होते हैं ज़मीनी स्तर पर, आपको जनरल अवेयरनेस होती है। परंतु सरकार को अभी ज़रूरत है, क्योंकि आईएएस अधिकारी अपनी जो फुलफिलमेंट है कैबिनेट स्तर तक की, अभी वो क्राइटेरिया कुछ सारे आईएएस अधिकारी नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, तो सर बिल्कुल अगर हम इसका कंक्लूजन करना चाहें तो आप सब बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए, आपको ये बात बता दूं, आपको ना ही तो गवर्नमेंट के अपोज में जाना है, ना बिल्कुल इसी लैटरल एंट्री के ना तो आप पक्ष और विपक्ष किसी में एक तरफ मत झुकाव रखिए। आप ये नहीं कि पूरी तरफ गवर्नमेंट की तरफ ही झुक रहे हैं या फिर पूरा आप इसको अपोज ही कर रहे हैं, नहीं, आपको एक मिड पाथ अपनाना है। अगर आपसे इंटरव्यूअर भी पूछ लेता है, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो प्रशासन है उसमें दक्षता आएगी, पारदर्शिता आएगी, साथ ही उन लोगों को ये चीज़ भी लगेगी कि प्राइवेट लोग से उनका बैलेंस बनेगा, तो उनको ये लगेगी मैं अपना काम और अच्छी तरीके से करूँ। क्योंकि हमारे यहाँ पर सर अगर कहेंगे लाल फीताशाही बहुत ज़्यादा है, शुरुआत में थी। हाँ, लाल फीताशाही। देखिए क्या होता है लाल फीताशाही, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, एक फाइल होगी, फाइल को लाल फीते में बांध के, लाल फीते से तात्पर्य होता है कि अब ये फाइल गई, पता नहीं कितने समय तक इस पे काम नहीं होगा। अगर वो ग्रीन फीते में बंधी हुई है तो काम जल्दी होगा। तो ये लाल फीताशाही थी। अब क्या होगा, जो हमारे प्रशासन में अधिकारी होते हैं उनको एक ऐसा कंपटीशन मिलेगा, क्योंकि जो सर प्राइवेट में होते लोग हैं वो उनको काम होती शुरू से ही ललक होती है कि मेहनत करते हैं दबा के, क्योंकि उनको इतना पता है कि जितनी ज़्यादा मेरी मेहनत होगी उतना ही मेरा प्रमोशन होगा और मुझे चीज़ें मिलेंगी। और जो हमारे सरकारी लोग होते हैं, मैं सबको नहीं अपोज कर रही हूँ यहाँ पर, उनको थोड़ा सा आप कह सकते हैं ढीले हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं काम में। ब्यूरोक्रेसी के लिए तो शायद मेरे हिसाब से पंडित नेहरू ने भी ये कहा था कि अगर ये ब्यूरोक्रेसी रास्ते में ना हो तो शायद मैं अपने भारत को ऐसे स्तर पे ले जाऊं कि जहाँ पे उसकी तारीफ़ की जाए। देखिए, वो इस वजह से कहा था उन्होंने, क्योंकि जब शुरुआत में जब ब्यूरोक्रेट हुआ करते थे, आईएएस अधिकारी हुआ करते थे, तो वो बड़े ही ना अंग्रेजी सोच के हुआ करते थे कि हम क्यों करें, बड़े लाड साहब किस्म के कि हम क्यों जाएं, जब ज़िले में जाएं तो लाल बत्ती घूमती हुई जाए और पूरे भारत मतलब पूरे ज़िले को पता लग जाए कि हाँ भाई डीएम साहब आ रहे हैं, कलेक्टर साहब आ रहे हैं। तो बड़े ही, जैसा कि मैडम ने बड़ा ही शब्द अच्छा यूज़ किया कि लाल फीताशाही। तो देखिए, हमें अब तो धीरे धीरे वो बदल रहा है, खैर, क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है या फिर ये वाली गवर्नमेंट आई है। देखिए, मैं किसी गवर्नमेंट के पक्ष में नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक गवर्नमेंट सरकार की बात कर रहा हूँ। जब से भारत सरकार में ये वाली सरकार आई है तो इस वाली गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो लाल बत्ती वगैरह हैं ये सब हटा दिया गया है, ताकि जैसे कि शुरुआत में हमारे संविधान से उपाधियाँ हटा दी गई थी, तो ऐसे ही लाल बत्ती को भी उपाधि की तरह यूज़ करते थे गवर्नमेंट अधिकारी, एमएलए, हमारे विधायक और एमपी जो हैं इस तरीके की यूज़ करते थे। तो मैडम ने बड़ा अच्छा शब्द कहा था कि लाल फीताशाही। अगर मैम आप अपना बात को कंटिन्यू रखें तो। बिल्कुल सर, देखिए ये चीज़ तो है कि गवर्नमेंट ने हटा दी है, पर आज भी जो हमारे अंग्रेजों के समय यानी कि ब्रिटेन के समय जो मानसिक थी ना, आज भी कहते हैं बड़ा कलेक्टर बन रहा है। तो कलेक्टर आज भी बत्ती तो हटा गई है, पर वो दिमाग में जो बत्ती है उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। वो अभी जली हुई है बत्ती, वो अभी जली हुई है कि मैं कलेक्टर हूँ। मैं सभी कलेक्टर को नहीं कह रही या किसी को भी मैं नहीं कह रही, है मेरे देश में अच्छे भी, पर मैं उनको लोगों को कह रही हूँ जो कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन वाली पिसने वाली बात। कुछ लोग ऐसे भी हैं, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू देखें ना, अच्छे भी लोग हैं परंतु ऐसे भी हैं जो सरकार में आके सोचते हैं अब तो मुझे कहते हैं अगर हम नॉर्मल सरकारी दामाद बन चुका है, किसी भी तरह सरकारी नौकरी में फंस जाएं, बात खत्म। तो जो ब्रिटेन वाली सोच थी लार्ड साहब वाली, वो अब तक चली आ रही है। जब प्राइवेट लोगों की एंट्री होगी तो प्राइवेट लोगों को तो काम ही होता है कि मतलब उनको मेहनत, अपने आप को बेटर प्रूफ करना, क्योंकि उनको पता है जितना बेटर मैं अपने आप को दिखा पाऊंगा, जितना अच्छा काम करके दूंगा, रोज अपने में इम्प्लीमेंट्स करूंगा, रोज अपने आप में मैं अपने अंदर बदलाव करूंगा, चीज़ों को और अच्छा प्रेजेंट करूंगा तो मेरा प्रमोशन होगा। परंतु इन लोगों का कुछ ऐसा नहीं। तो अब जब आपस में बैलेंस करना होगा और इनको ऐसा लगेगा कि मेरी नौकरी जा रही है, मेरी चीज़ें, तो शायद थोड़ा सा सुधार हो इनमें। बिल्कुल, आप ये चीज़ कह सकते हैं। और दूसरी बात हम कह सकते हैं कि अब यहाँ पर बात उठ रही है कि हो सकता है कि गवर्नमेंट स्वार्थी हो जाए। बात यहाँ पर ये भी उठ रही है। देखिए, भविष्य के गर्त में हम ये नहीं कह रहे, परंतु जैसे लोग डर हैं वो चीज़ हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि हो सकता है जैसे अमेरिका में जो प्रशासन है, शासन प्रशासन है, वो चेंज हो जाता है गवर्नमेंट बदलते ही। कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे भी उठाई जा रही हैं कि क्या आज तो ठीक है कम स्तर पर है, ज़्यादा बड़े स्तर पर नहीं है, अभी समय की मांग है, विशेषज्ञता की होनी चाहिए, परंतु अगर इसको आगे चल के बड़े स्तर पर बढ़ा दिया गया, गवर्नमेंट्स कुछ ऐसे करने लगी कि अब ये गवर्नमेंट है तो अपनी मनमानी कर रही है, अपने लोग रख रही है,
क्योंकि नीति निर्माण करना काम होता है सरकार का, परंतु उसको इम्प्लीमेंट करना है किस तरीके से, वो सारा काम तो प्रशासनिक लोग ही करते हैं। ब्यूरोक्रेसी देखती है। और फिर उसके बाद ये भी डर लाजमी भी है उनके मन में, जैसे कि एस्पिरेंट्स है कि जो वो धीरे धीरे पद कम करते जा रही है सिविल सर्विस के, बिल्कुल हर साल कम कर देती हैं। और अगर आप एक अनुमान के हिसाब से, एक रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो लगभग पूरे भारत में 6500 के आसपास आईएएस अधिकारियों के लिए पद होते हैं, और उसमें से 3500 के आसपास या फिर 6000 कहीं कम टोटल पद हैं, और 3500 आते हैं पद वहाँ से आईएएस अधिकारी सेंट्रल गवर्नमेंट से, और 1500 के आसपास जो स्टेट सर्विसेज होती हैं, इससे स्टेट सर्विसेज होती हैं, जैसे कि जो पीसीएस अधिकारी सिलेक्ट होते हैं वो प्रमोशन के बाद आईएएस अधिकारी बन जाते हैं। तो लगभग ये 5000 पद, अभी ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 1000 से 1500 पद और भी खाली पड़े हैं आईएएस अधिकारियों के लिए। क्या ये सही है या गलत है? और ऊपर से अब पद खाली कम करता जा रहा है यूपीएससी, तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से प्रपोजल नहीं आ रहा है कि इन पदों को भरा जाए? और ऐसे ही लगभग आईपीएस अधिकारी भी इतने ही खाली हैं, 800,000 के आसपास ही। तो हमें समझना पड़ेगा इस बात को कि गवर्नमेंट ठीक है डोमेन एक्सपर्ट की बात कर रही है यहाँ पे, कि डोमेन एक्सपर्ट चाहती है वो पर्टिकुलर फील्ड के लिए, पर्टिकुलर उसके लिए, तो यहाँ पे लेकिन फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी भी लानी पड़ेगी गवर्नमेंट को, कि यूपीएससी को भी ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। देखिए, अगर मैं बात करूं करिश्मा जी कि यूपीएससी को सिर्फ एक फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल संस्था माना जाता है, लेकिन वास्तव में क्या है वो, इस पर भी जवाब हमें उठाना चाहिए एज ए पर्सन, कि क्या फेयर है वो? क्या वहाँ पे भी अभिजातीय वर्ग नहीं है? ये बात अभिजातीय वर्ग नहीं है, बिल्कुल। बट देखिए, अगर हम ये सब, सर ने कहा कि फेयर नहीं है, अब बहुत सारी बातें उठ रही हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहती कि नहीं उठ रही हैं, पर अगर हम आईएएस एस्पिरेंट्स हैं तो इस नाते यूपीएससी संस्था एक है, तो देखिए अंडर तो गवर्नमेंट के ही है, आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट के अंडर ही वर्क करते हैं, परंतु फिर भी उसको फेयर माना जाता है कि यूपीएससी के थ्रू अगर कोई चीज़ें हो रही हैं। अभी मैं तो कहती हूँ अगर भारत में सब जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें सबसे कहीं फेयर तरीका चलता है तो अब भी यूपीएससी में ही चलता है, मैं आज भी ये मानती हूँ। परंतु हाँ, थोड़ी बहुत सुधार की ज़रूरत है, मैं बिल्कुल ये नहीं कहती कि बिल्कुल सुधार और बदलाव तो समय की मांग है, ये टेंशन मत लीजिएगा आप। बस आपको फोकस करना है कि इसमें प्लस और माइनस पॉइंट्स क्या क्या हैं। जैसा हमने आपसे डिस्कशन कर लिया है, हमने बता दिया है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप भी सचिव पद पर जा सकते हैं, बशर्ते आप उसकी जो मांग है कैबिनेट सचिव तक की, उस जो वो मांग चाहते हैं उसको फुलफिलमेंट कर रहे हो आप, बिल्कुल इतने समय तक आप जॉब कर चुके हो। साथ ही साथ अब बात यहाँ पर जो मेनली हम कह सकते हैं, मेनली बात यहाँ पर उठ रही है, सबसे बड़ा टॉपिक आरक्षण वाला, क्योंकि इन पदों पर आरक्षण नहीं है, क्योंकि आरक्षण होना ज़रूरी है। कहते हैं अगर कहीं भी 3 पद हैं तो 3 पद से ज़्यादा अगर आप भर्ती करते हैं, या फिर 45 दिन से ज़्यादा आप 45 डेज से ज़्यादा कोई भी भर्ती करते हैं, दिनों की भर्ती करते हैं, तो उसमें आरक्षण ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे जो बच्चे हैं उनके मन में ये दिमाग में आ रहा है कि क्यों आरक्षण को क्या आरक्षण तो ख़त्म नहीं हो रहा। तो अब इस बात का जवाब मैं आपको यहाँ पर दे देती हूँ। जो अभी की भर्तियाँ हो रही हैं, देखिए भविष्य के गर्त में क्या है वो मैं और आप नहीं जानते हैं, वो आगे आने वाले समय में जैसी चीज़ें हमें दिखाई देंगी फिर दोबारा आपसे बात कर सकते हैं इस टॉपिक पे। परंतु आज की जो चीज़ें देखिए, हम आरक्षण पर अगर हम बात करें तो 45 डेज़ बिल्कुल सही बात है कि 45 डेज़ से ज़्यादा की सर्विस होगी, क्योंकि यहाँ पे 3 साल 5 साल इस तरीके की सर्विस रखी गई है कि या तो 3 साल तक के लिए आपको भर्ती किया जाएगा, फिर 5 साल तक के लिए, कुछ ये क्या क्राइटेरिया है। तो 45 डेज से तो ज़्यादा हो गए, फिर आरक्षण क्यों नहीं। अब बात करते हैं दूसरी बात पे कि 3 लोगों से ज़्यादा अगर भर्ती होती है तो आरक्षण होना चाहिए, परंतु यहाँ पे तो 30 हैं। अब 30 हैं कैसे? वो आपको पता है 30 वो इस तरीके से नहीं है कि वो एक समूह में भर्ती की जा रही है, समूह में नहीं है, एक समूह में भर्ती नहीं है वो 30 लोगों की भर्ती, वो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, यानी कि एक डिपार्टमेंट के लिए 1-2, एक डिपार्टमेंट के लिए 1। तो गवर्नमेंट का तर्क यहाँ पर ये दिया जा रहा है कि अगर हम भर्ती समूह में करते जी तो आरक्षण की मांग होती, बात होती। बिल्कुल। तो ये चीज़ आप भ्रम निकाल दीजिए। गवर्नमेंट ने ये तर्क अपना दिया है कि अगर हम समूह में भर्ती करते, यानी कि 30 लोगों की भर्ती एक ही डिपार्टमेंट में करते तो आरक्षण होता, परंतु
बशर्ते कि हमने ऐसा नहीं किया है, हम अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए 1 लोग या 2 लोग ले रहे हैं, तो 3 लोगों का ग्रुप यहाँ पर कहीं भी नहीं बन रहा। इस तरीके से जो टोटल 30 भर्ती है, गवर्नमेंट ने अपना पक्ष रख दिया है। तो ये कुछ बातें हमारी रही कि क्या लेटरल एंट्री होनी चाहिए। बिल्कुल देखिए, समय की मांग है, बदलाव है। कंक्लूजन अगर आप देना चाहें तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर सरकार को ना पूरी तरीके से बात करनी चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए और अश्योरिटी दिलानी चाहिए कि लेटरल एंट्री के थ्रू जो आईएएस अधिकारी हैं या फिर जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, उनकी नौकरियां नहीं छोड़ी जा रही हैं, नहीं छूट रही हैं। साथ ही साथ जो भर्ती निकलती हैं उनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। जब कमी है पदों पे, तो वो भर्तियों की संख्या कम क्यों हो रही है, यानी कि पोस्ट जो निकलती है वो कम क्यों निकल रही है, उनको बढ़ाइए अगर कमी है तो। ये बात कही जा रही है। साथ ही साथ ये बात कही जा रही है जो राजनीतिक तटस्थता होती है वो बनी रहे। क्यों? क्योंकि अगर इस तरीके से हो सकता है यूपीएससी के थ्रू गवर्नमेंट ही उनसे कुछ अपना कह के कि भाई ठीक है मेरे लोग आएँ या फिर मेरी चीज़ें हों, कुछ इस तरीके का हो सकता है। ऐसे विचार बने हुए हैं। देखिए, हम सिर्फ विचार बता रहे हैं, आप इस बात को डिस्कस रखिएगा कि हम सिर्फ विचार बना रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पर ये निकल रही है कि भाई 3 से 5 साल में वो कैसे चीज़ें समझ पाएगा, क्योंकि सरकार गवर्नमेंट के प्रॉफिट के लिए काम करती है। 1 से 2 साल तो उसका माइंड सेट ही चेंज होने में लग जाएंगे कि वो गवर्नमेंट के माइंड सेट में पहुँच सके। हाँ बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे छोटा सा क्रिटिसाइज़ करूँ तो कि ये नहीं कि हम 3-4 महीने में, देखिए अगर जो व्यक्ति आएगा, जो लेटरल एंट्री के थ्रू व्यक्ति आएगा, वो लगभग वही क्राइटेरिया रखा गया है सर्विस का भी जो एज ए आईएएस अधिकारी का होता, कि लगभग 20 से 30-40 साल की उम्र, उसकी 40 साल उम्र हो और कम से कम 20-25 साल वो अपने फील्ड में काम कर चुका हो, इतनी ही उसे क्राइटेरिया रखा है। अब देखिए, जो 20-25 साल अपने फील्ड में काम कर चुका होगा, तो अगर जो समझदार व्यक्ति होगा तो 2-2.5 महीने 3 महीने में ही वो समझ जाएगा काम को। ये नहीं कि उसके सालों साल लगेंगे। ऐसा तो मैं थोड़ा सा बस क्रिटिसाइज आपको करना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2-2.5 महीने में वो समझ जाएगा काम को कि किस तरीके से काम, क्योंकि एक्सपर्ट है वो अपने काम में, सरकार की नीतियों को समझ जाएगा वो। अगर हम उसके बाद बात करें, अगर वो सरकार चाहे तो 3 महीने का उसे नोटिस देके उसे निकाल भी सकती है। अगर सरकार को लगता है कि वो काम अच्छा नहीं कर रही है, कर रहा है या फिर कर रही है। और अगर जैसे पर्सनली कोई व्यक्ति भी चुना जाता है या फिर होता है उसमें, तो 3 महीने पहले अपना रिजिग्नेशन देके वो 3 महीने बाद सर्विस छोड़ सकता है। ऐसा नहीं कि वो हमेशा 5 साल तक रहेगा। अब एक छोटी सी बात और, जैसा कि मैडम ने ऐड किया इसमें आरक्षण की। देखिए, आरक्षण में ऑलरेडी ही ऊंचे पदों पर, सचिव पदों पर कोई भी एसटी से 1 या 2 पद से ज़्यादा नहीं होता है। अगर मैं बात करूं, मेरे पास डाटा है इसका, अगर मैं बात करूं कि 2019 के हिसाब से डीओपीटी का इसमें आंकड़ा है, डीओपीटी की इन्फॉर्मेशन है, सेक्रेटरी लेवल पर जहां पर टोटल पद 89 थे, वहां पर एसटी से 1 व्यक्ति था, एससी से 1 व्यक्ति था और एसटी से 3 व्यक्ति थे और बाकी सब अनरिजर्व में गए। अब मान के चलिए 2019 का डाटा है ये, 89 टोटल और 1 एससी से और 3 एसटी से, जहाँ पे एससी के होने चाहिए थे 13 और एसटी के होने चाहिए थे 6 से 7 होने चाहिए थे। क्या एक आरक्षण वाला व्यक्ति भी ऊंचे पद तक पहुँच पा रहा है? अगर हम जान पाए कि इसका छोटा सा जवाब होगा कि क्यों नहीं है इतने सेक्रेटरी या फिर जॉइंट सेक्रेटरी या असिस्टेंट एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर एसटी या एससी वर्ग के। देखिए, पहले इस सवाल का जवाब ये है कि देखिए, जनरल वालों के लिए मैक्सिमम एज क्या है, 32, और वहीं एसटी एससी वालों के लिए 45 या 42 के आसपास बढ़ जाती है उतनी ऑलरेडी क्रमशः अगर हम बात करें तो। अब देखिए, 32 की उम्र में मान के चलिए, कम में भी अगर वो 60 साल की उम्र में रिटायर होगा और 28 साल की सर्विस उसकी बची हुई है अभी करने के लिए, कोई ये तो है 32 की रेयर चांसेस होते हैं 32 में सिलेक्शन होने के, लेकिन 25 के आसपास वो हो जाते हैं। युवा जो हमारे दोस्त हैं वो भर्ती हो जाते हैं। उसके बाद उनके पास सर्विस बचती है लगभग 35 साल की सर्विस, और सेक्रेटरी बनने के लिए 30 साल की सर्विस करनी चाहिए और 4 साल उनकी सर्विस बची हुई होनी चाहिए एम्पैनलमेंट के लिए। लेकिन जो एसटी का, एससी का, ओबीसी का छात्र एस्पिरेंट जो भर्ती हो रहा है, अधिकारी बन रहा है, वो कब जाके बनता है? 30 में, 38 में मैक्सिमम तो अधिकारी इतने ही बनते हैं और 32 के प्लस ही बनते हैं, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है कि उनको देखिए वो एक्सेप्शन केस आरक्षण का कि उनको शुरुआत में पढ़ने के लिए मौका नहीं मिलता है। लेकिन एक्सेप्शन केस ये भी है कि युवा छात्र वो कम देर से भर्ती होते हैं। जनरल वाला जहाँ 25 साल की उम्र में होगा भर्ती, वही एसटी एससी वाला 30 की उम्र में हो जाएगा। तो देखिए, ऊंचे पदों पर ये कमी एसटी एससी वालों के लिए ये जवाब है, क्योंकि जो क्राइटेरिया हम फुलफिलमेंट है वो नहीं कर पाते हैं।
तो अगर मैं अमेंडमेंट की बात करूं, इसमें कंक्लूजन पे आ ही गए हैं हम लास्ट में, तो ST वालों के लिए क्या ज़रूरी है कि इनको भी व्यक्ति को आना चाहिए। देखिए सरकार को सही से कह रही है, मैडम ने जैसे बताया कि सही कह रही है कि ये 45 से ज़्यादा है, और सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है कि अगर हम कॉन्टैक्ट को आरक्षण नहीं मिलेगा, कॉन्टैक्ट में अगर कॉन्टैक्ट बेस कोई भी सर्विस होती है तो उस पर आरक्षण नहीं मिलेगा, छोटी बात। और दूसरी बात ये होगी कि सरकार चाहती है कि हम भी चाहते हैं, मतलब एस्पिरेंट भी चाहते हैं कि हम भी भर्ती हों, वहाँ पर जाके सेक्रेटरी लेवल तक पहुँचे। तो यहाँ पे एक हमारे इन्हीं वर्गों को, व्यक्ति को अपने आवाज़ उठानी पड़ेगी कि हमारी जो अटेम्प्ट की जो एज है वो कम कर दें। जब अटेम्प्ट की एज कम हो जाएगी तो कम उम्र में लोग भर्ती होंगे, आम बात है, और वो सेक्रेटरी लेवल तक पहुँच पाएंगे वहाँ पे। तो देखिए ये तो गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट सोचेगी, देखिए मान के चले तो यहाँ पे आरक्षण का मुद्दा उठ जाएगा, वैसे तो अगर हम इस बात नहीं करते हैं ज़्यादा बड़ा हो जाएगा सर। आरक्षण एक, आप सब जानते हैं, आरक्षण अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। हमें अपने आप के लिए खुद सोचना चाहिए कि अगर हमें बड़ा कुछ करना है, बड़ी चीज़ें करनी है, या फिर आपको कैबिनेट सचिव तक पहुंचना है, तो बिल्कुल सही कहा है कि आपको अपने स्तर पर कहना पड़ेगा। क्योंकि सही बात बिल्कुल जिसे कहते हैं ना सटीक पॉइंट वाला बात कही गई है यहाँ पर कि जनरल 32 है, और वहीं SC ST OBC के लिए जो आप देखते हैं क्राइटेरिया, SC ST के लिए वो काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, एक तरफ आप एज में रिलैक्सेशन दे रहे हैं और एक तरफ आप ऊंचे पदों पर इनकी कमी भी कर रहे हैं, बिल्कुल। और फिर आरक्षण का तो इसमें फिर कोई बात ही नहीं उठती कि आरक्षण होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, जब आप चाह रहे हैं कि हमारी एज का क्राइटेरिया बढ़ा रहे। देखिए हम आपके के लिए बिल्कुल ये नहीं कहते, अगर आपको अच्छा लगता है बिल्कुल हमें ये मत कहिएगा कि हम एक आपको पूरी तरीके से ये बताना चाह रहे हैं कि आप अपनी सोच और समझ की क्षमता डेवलप कर सकें। आप इसमें आप ये मत सोचिएगा कि हम आपको ये कर रहे हैं कि आप गवर्नमेंट से मांग उठाइए, अपनी एज का क्राइटेरिया थोड़ा कम करवाइए। नहीं, आपको जो अच्छा लगता है आप कीजिए, बशर्ते हम आपके दिमाग के चारों तरफ के क्राइटेरिया खोल रहे हैं कि देखिए ये बात है, कुछ ये चीज़ें हैं जिस कारण से ये जो बड़े पद हैं उस पर कमी है। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चाहते हैं, हो सकता है आप में से कोई लोग चाहता हो कि क्राइटेरिया कम हो, परंतु कुछ नहीं चाहते, तो वो आप अपने स्तर पर देख सकते हैं। हम सिर्फ यहाँ पर लैटरल एंट्री की बात कर रहे हैं, तो लैटरल एंट्री में हमने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं कि क्या क्या चीज़ें होंगी अगर लैटरल एंट्री होती है, तो उसका फ़ायदा यानी कि बेनिफिट्स क्या होंगे, उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या होंगे, सारी बातों पर हमने परिचर्चा कर ली है। बस यही बात आपको लास्ट में कहूँगी कि सबसे बड़ी बात यही उठ रही है कि ज़्यादा पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन ना हो जाए इसका, यानी कि सारी भर्तियां लेटरल एंट्री के थ्रू ना होने लगे। थोड़ी सी ये वो बातें हैं जो भविष्य के गर्त में हैं, अभी हम ये नहीं कह सकते। और यही मिड पाथ आपको वहाँ पर अपनाना है। आपको कोई ऐसा कंक्लूजन नहीं देना है वहाँ पे कि आप सटीक एक ही जगह तटस्थ हैं बिल्कुल कि नहीं जी ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने आपको आंसर राइटिंग के टॉपिक में भी ये कहा था कि आपको उनकी तरह सोचना है कि वो क्या मांग करते हैं। आप एक बात यहाँ पे छोटी सी सोचिए ना कि आप अपना घर है, आपका अपना घर है, आप किसी ऐसे इंसान को बर्दाश्त करेंगे जो वहाँ पर सेंध लगा रहा हो? नहीं करते ना। फाइनल कंक्लूजन अगर हम करना चाहें तो मैंने आपसे यही कहा है कि देखिए आपको किसी के अपोज में नहीं जाना है यूपीएससी एस्पिरेंट्स होने के नाते। ये बात हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। हमेशा मैं आपको यही कहती हूँ कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स होने के नाते आपको कभी भी गवर्नमेंट के अपोज में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि आप गवर्नमेंट के घर में यानी कि गवर्नमेंट के साथ काम करने वाले हैं। और अगर आप पर्सनल वे पे अगर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँ तो आप बताइए क्या आप ऐसे किसी इंसान को बर्दाश्त करेंगे जैसे लंका में विभीषण वाला काम? नहीं करेंगे ना। तो वही चीज़ गवर्नमेंट के साथ आपको ताल से ताल मिलाकर काम करना है। तो आप गवर्नमेंट के अपोज में पूरा नहीं जा सकते, परंतु ऐसा नहीं है कि आप उसकी कमियों को ना बोलें। कमी बोलने का भी आपको एक तरीका होना चाहिए कि कमी बोल भी दी और उसको बुरा भी ना लगे। तो यही कुछ बातें हैं कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बस ये उठ रहे हैं, ज़्यादातर हैं। हमने आरक्षण पर भी क्लियर कर दिया, ये भी क्लियर कर दिया कि भाई आईएएस की भर्तियाँ भी ऐसा कुछ नहीं है कि दिक्कत हो रही है कि आईएएस भी सीधे प्राइवेटाइजेशन के थ्रू ही भर जाएंगे। नहीं, बस यहाँ पर दो बातें उठ रही है, ये कि क्या गवर्नमेंट पूरी तरीके से प्राइवेट कर देगी? तो इसके जवाब भी हम आपको अभी नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये भविष्य के गर्त में है कि क्या चीज़ें होंगी। साथ ही साथ हम यहाँ पर दूसरी बात अगर कहें कि ये चीज़ हमने देख ली कि भविष्य के गर्त में है, और दूसरी बात, अब दूसरी और बहुत इम्पोर्टेंट बात कि जो कदम केंद्र सरकार उठा रही है इस तरीके के कदम राज्य सरकार भी उठा सकती है। राज्य भी इस तरीके की मनमानी शुरू कर सकती है लैटरल एंट्री की। तो क्या सारे राज्य भी इस तरीके की जो पीएससी हैं, जो स्टेट पीसीएस कंडक्ट होते हैं, उनमें भी ये चीज़ें शुरुआत हो सकती हैं? क्या होगा, कैसे होगा? क्या पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा यूपीएससी का, प्राइवेटाइज चीज़ें हो जाएंगी,
ये जर्नल अवेयरनेस का क्या कोई फ़ायदा नहीं है? तो ये सारे कुछ क्वेश्चन आज भी हमारे दिमाग में है और ये तब तक बने रहेंगे जब तक आगे चल के कुछ और नई चीज़ें हमारे सामने नहीं आती हैं। तो अभी कुछ सवाल के साथ आज का हम यही अंतिम वाक्य ये कहना चाहेंगे कि देखिए, आपको अपोज नहीं करना है, मिड पाथ अपनाना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।